Good evening and join all the students of class 12. Today we will learn about conversion of ore into oxide. कल हम लोगों ने concentration of ore के टेक्निक्स को देखा था कि और किस प्रकार का हो तो कौन सी टेक्निक उस पर लगाई जानी चाहिए, और आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड देखें। जो ओर हमने कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या है। यहाँ देखते हैं, यहाँ दो प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। एक है आपका कैल्सिनेशन। सो व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक। इसका मतलब है कि ओर को हम मैक्सिमम हीट देते हैं, बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो मेल्ट ना होने पाए, और इसमें एयर जो है एब्सेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस इसलिए कैरी आउट किया जाता है कि जो इम्प्योरिटी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो ओर से बाहर निकल जाए। याद है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग is the process of heating. Calcination is the process of heating the ore, below its melting point, below its melting point in the absence of air, in the absence of air. ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम ओर। वोलेटाइल impurities are removed अब यहाँ हमको एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी है वो चीज इसमें से हट जाती है। आप इस जगह पर हम लोग कैल्सिनेशन में देखते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट को अगर एयर की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आप गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसी रूप में अगर आयरन का कोई और है, Fe2O3 है, और यहाँ XS2 लगा हुआ है और इसको हम कैल्सिनेट करते हैं तो क्या होगा? ये Fe2O3 यहाँ मिल जाएगा और XS2 इसका उड़ जाएगा वेपर के रूप में ये उड़ जाएगा। इसके बाद और भी हम कार्बोनेट के कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको गर्म किया जाएगा तो सिमिलर पैटर्न पर ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर की ओर निकल जाएगा। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर इससे देखा जाए तो इसको गर्म करने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकल जाएगा। अब एब्सेंस ऑफ एयर की व्यवस्था किस प्रकार के फर्नेस में होती है? तो कौन सा फर्नेस है जिसमें हम लोग ये काम करते हैं? फर्नेस का नाम, यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप फर्नेस का नाम याद कीजिए कि किस फर्नेस में कैल्सिनेशन को कैरी आउट किया जाता है। तो जो फर्नेस कैल्सिनेशन के लिए होता है उस फर्नेस का नाम है रिवर बटोरी फर्नेस। ये देखिए, फर्नेस फॉर कैल्सिनेशन इज रिवर बटोरी फर्नेस। ये फर्नेस, अब इसमें हम लोग कैल्सिनेशन के वर्क को कैरी आउट करते हैं। तो अधिकांश एग्जाम में फर्नेस का नाम पूछा जाता है कि किस फर्नेस में कैल्सिनेशन कैरी आउट किया जाता है और कैल्सिनेशन क्यों किया जाता है। तो इसके जवाब आप जानते हैं, कैल्सिनेशन इसलिए हम करते हैं, उसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, जैसे वाटर अगर जुड़ा हुआ है उसी के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी चीजें इससे बाहर निकल जाए, इसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन के बाद कन्वर्जन का दूसरा तरीका जो है वो ये है कि रोस्टिंग हम करते हैं। रोस्टिंग अब अगर बहुत गहरे में देखा जाए
तो कैल्सिनेशन का अपोजिट जो है रोस्टिंग होता है। और ये अपोजिट कहाँ खड़ा हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के अभाव में, अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमने हीट किया था, और इस जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट करेंगे। बस यही अंतर है। क्या हम देखते हैं क्या रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, हीटिंग द ओर below its melting point, below its melting point, below its melting point in the rich supply of oxygen, melting point in the अब एक नया शब्द आप सीख लीजिए, रिच का सिनोनिम होता है एफ्लुएंट, इस वर्ड को दे देना, in the effluent supply of oxygen, तो ये ऑक्सीजन के एफ्लुएंट सप्लाई में क्या आता है, ऑक्सीजन काफी मात्रा में इसमें डाली जाती है, और इसमें क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन ही होता है। लेकिन किस प्रकार का वो इसमें पार्टिसिपेट करता है ये हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में अधिकांशतः क्वेश्चन एमसीक्यू के बनते हैं और बड़ा ही टेक्निकल बन जाता है। तो कोई किताब की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास बहुत अच्छी नहीं है तो जाहिर है आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो ओर यूज होता है वो सल्फाइड ओर यूज होता है, सल्फाइड ओर इज यूज्ड, सल्फाइड ओर इज यूज्ड। इस जगह पर हम लोग सल्फाइड ओर यूज करते हैं। रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर का होता है, इसको ध्यान में रखना है। कैल्सिनेशन किसका होगा, कैल्सिनेशन में अगर वोलेटाइल इंप्योरिटी है तो हम कैल्सिनेशन के रास्ते ले जाते हैं। अब यहाँ रिच सप्लाई में जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ फिर उसी तरह से बनेगा जैसे पीछे बना कि कैल्सिनेशन के लिए आपको कौन सा फर्नेस यूज करना होता है, तो रेवर्मेटरी फर्नेस यूज करते हैं। यहाँ एक सवाल और बनेगा, विच फर्नेस यूज्ड फॉर रोस्टिंग, विच फर्नेस इज यूज्ड फॉर रोस्टिंग, रोस्टिंग के लिए कौन सा फर्नेस आप यूज करोगे। तो रोस्टिंग के लिए जो फर्नेस यूज होता है उसका नाम याद रखिएगा, ये नाम है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस हम यूज करते हैं रोस्टिंग के लिए। तो दो प्रकार के फर्नेस हम देखते हैं, एक रेवर्मेटरी फर्नेस होता है जो कैल्सिनेशन के लिए आता है, और ब्लास्ट फर्नेस होता है वो रोस्टिंग के लिए होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सल्फाइड ओर का ही रोस्टिंग होता है, तो सल्फाइड ओर यहाँ जैसे Cu2S है, ये Q+ सल्फाइड है, और Q+ सल्फाइड को जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन से गर्म करेंगे क्या बनाएगा, ये CO बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब यहाँ एक विशेष प्रक्रिया आपको मिलेगी कि ये जो Cu2S है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकांश से एग्जाम में कई बार ये सेट हो जाता है। इसे हम इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो रिडक्शन, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटो रिडक्शन। तो ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल सेट करना होता है, तो ऑटो रिडक्शन का एक ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा, और एग्जाम्पल Q+ सल्फाइड के केस में मिलता है। तो Q+ सल्फाइड को जब आप गर्म करें रोस्टिंग में तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ Q+ ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, और हम यहाँ 2 लगाते हैं, ये बन जाएगा आपको Cu+ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 2 लगा हुआ ऑलरेडी, सल्फर यहाँ है 2 × 2 4 Cu, ये मेटल इस जगह पर मिल जाता है, और इस मेटल को हम लोग कहते हैं क्रूड मेटल। तो रिडक्शन से जो भी मेटल प्राप्त होता है उस मेटल का नाम होता है क्रूड मेटल, क्योंकि उसमें प्योरिटी का लेवल हाई नहीं होता। नॉर्मली प्योरिटी इसमें 95+ होती है, 95 to 98% ये प्योर होता है, उसके आगे आपको प्योरिफिकेशन का वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि ऑटो रिडक्शन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता तो आपको जवाब लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ये लेक्चर आपको याद होना चाहिए, इस समय याद होना चाहिए जब आपको ये बात बताई जाती हो। तो यहाँ जैसे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो
फोटो रिडक्शन, ये क्वेश्चन बनता है। और जब ये क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम्पल आप कहीं भी सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस रूप में सल्फाइड दिख रहा है आपको लग रहा है कहीं भी लगा देने से ऐसा हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ क्योंकि सल्फाइड का केस ही बनता है इसमें। यहाँ आप एग्जाम्पल में आंसर में आप क्या लिखोगे, पीछे लिखा जा चुका है Cu2s प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा ट्वाइस Cu प्लस SO2, ये बाहर निकल गया, फिर आपका सॉरी यहाँ CO बनता है, CO बनेगा और SO2 बनेगा, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। और यहाँ जो अगला रिएक्शन होता है वो Cu2s प्लस CuO, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके यहाँ जैसे कि पीछे आपको दिखाया गया ये 4Cu बनेगा और SO2 यहाँ बाहर को निकल जाएगा। ये कॉपर जो हम लोग पाते हैं ये क्रूड कॉपर है, तो क्रूड कॉपर इसलिए कहते हैं कि इसकी प्योरिटी का लेवल 100% नहीं होगा, ये 95 प्लस प्योरिटी इसमें होती है, इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इसकी रिफाइनिंग हमको आगे करनी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा और इस एग्जाम्पल को अधिकांश से पूछा था। एक बात तो चूंकि बेसिकली आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और ये साल भी ठीक नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें काफ़ी उठा पटक चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को बनाने की जो क्षमता है वो हमको विकसित करना होगा। तो आगे की वीडियोस में जितने भी चैप्टर हुए या जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन को ध्यान में रख कर के ही लेक्चर अपना प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि एग्जाम के क्वेश्चन आपको समझ में आए कि किस तरह से और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हमने इसको बनाया, रोस्टिंग का एक केस था। रोस्टिंग में हम आगे और भी एलिमेंट्स हैं, सल्फाइड ओर्स हैं, जैसे आप सल्फाइड ओर्स में आप PBS लेते हैं, PBS इसका एक नाम है गैलेना। गैलेना, जब गैलेना को आप हीट करोगे ऑक्सीजन में तो जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनता होगा मैं आपको लिख रहा हूँ, ये PbO बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाए। ये इसके बाद हम लोग FGS यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग सीनेबार करते हैं, सीनेबार। ये मैं आपसे काम के जो लिस्ट है NCERT जो और का लिस्ट एक दिया हुआ है, तो चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज पे उस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वहां से 1 नंबर का सवाल बनता है, उतना ज्यादा रटोगे तो 1 नंबर का सवाल आपको मिलेगा। तो यहाँ हम लोग सीनेबार को अगर हीट करते हैं तो पैटर्न हमको मालूम है क्या बनाएगा, ये GO बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रोस्टिंग के रास्ते हमने मेटालिक ऑक्साइड को प्राप्त किया है। अब मेटालिक ऑक्साइड मिल गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद, तो अब तीसरा स्टेप यहाँ एक्टिव होगा। और तीसरा स्टेप क्या है आप जानते भी हो उस तीसरे स्टेप को। तीसरा स्टेप इस जगह पर आता है रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन करें, रिडक्शन के बारे में आप जानते हो, ऑक्सीजन इसका बाहर निकल जाए। जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा मेटालिक ऑक्साइड से तो क्या मिलेगा आपको, मेटल मिल जाएगा, सीधा सवाल। तो रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड के केस को हमें समझना है, इसकी जरूरत क्यों है। पहले एक बात ध्यान में रखिए कि पायरोलाइसिस हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो पायरोलाइसिस क्या है, पायरोलिसिस, ये पायरोलिसिस एक प्रोसेस जिसमें हम हीट करके तोड़ देते हैं उस कंपाउंड को। तो पायरोलिसिस क्या है, हीटिंग द कंपाउंड टू ब्रेक इट, हीटिंग द कंपाउंड, हीटिंग द कंपाउंड टू ब्रेक इट, ये रिएक्शन आपका पायरोलिसिस का है। तो पायरोलिसिस का काम यहाँ क्यों नहीं किया जाता है, बड़ा सीधा सा सवाल बनता है। अब पायरोलिसिस का काम हम करें, अगर उसको हीट कर दें टूट जाए कंपाउंड तो मेटल आपको ऐसे ही मिल जाए। जैसे हम लोग अगर उठाते हैं HgO को, इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ये Hg बनाएगा, आप इसको डबल करके आप बैलेंस कर सकते हो। ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, आपको क्या ये मेटल मिल गया, क्रूड फॉर्म में ये मेटल आपको मिल गई, तो मिल गया आपको। और इसका पायरोलिसिस किया जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पायरोलिसिस किया जाता है, लेकिन सबका पायरोलिसिस क्यों नहीं किया ये हमें समझना है। तो पायरोलिसिस इसलिए सबका नहीं हो सकता, इसका पायरोलिसिस होता है। यहाँ the oxide goes under pyrolysis, oxide goes under pyrolysis, goes under pyrolysis। ये कंपाउंड जो है पायरोलिसिस में जाता है, इसको तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ सकते हो, बाकी को क्यों नहीं तोड़ सकते। तो इसको हम समझते हैं, इसका जो HgO है, HgO का बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कम होता है, द बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज लो, बॉन्ड
formation enthalpy, bond formation enthalpy is low, formation enthalpy is low, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कम होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कम है तो कम हीट से टूट जाए, लेकिन बाकी मेटल्स जो है उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। तो यहां मैं एक सवाल बना के इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां देखिए एक क्वेश्चन मिलता है इस जगह पे, व्हाई इज pyrolysis नॉट अप्लाइड, व्हाई इज pyrolysis not applied for all metallic oxides, सभी मेटालिक ऑक्साइड्स के लिए पैरालिसिस की प्रोसेस को, रिएक्शन को हम क्यों नहीं अप्लाई करते, कुछ ही मेटल को क्यों अप्लाई करते? तो इसका वजह क्या है? इसका वजह सिंपली है, आप आंसर एग्जाम में एक बात को ध्यान रखना होता है, ये कोई साहित्य का विषय नहीं, इसमें आंसर को जितना कम लिखें लेकिन उसकी मूल आत्मा जो है, आंसर का पॉइंट जो है उसमें होना चाहिए, और कम से कम लिखें, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री के अपने मॉडल आंसर शीट देखा हो जिसमें लड़के 100 में 100 लगते हैं, आपने देखा हो, तो बहुत ही कम शब्दों में जवाब देते हैं, तो इसमें बहुत बिना मतलब का लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो मेन आंसर है केवल उतना ही लिख के छोड़ दीजिए। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? अब सिंपल आंसर हम लिखते हैं बिकॉज द बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, enthalpy of metallic oxides, enthalpy of metallic oxide is very high, unaffordable temperature, ये जो टेम्परेचर डिमांड करता है, ये बहुत बड़ा टेम्परेचर डिमांड करता है, और इसलिए ये प्रोसेस इकोनॉमिक नहीं रह जाता, इसमें आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो रिडक्शन टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। रिडक्शन टेक्नोलॉजी का केमिकल पॉइंट क्या है उसको देखिए, यहां केमिकल पॉइंट देखते हैं कि रिडक्शन का केमिकल पॉइंट क्या है। बेसिकली ऑक्साइड के रिडक्शन का क्या लेते हैं? केमिकल पॉइंट ऑफ रिडक्शन, केमिकल पॉइंट ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के रिडक्शन का केमिकल पॉइंट क्या है, किस आधार पर आप रिडक्शन करवाएंगे? तो यहां जो आधार है वो बहुत ही सिंपल समझने के लिए, और ये एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। एफिनिटी पर ऑक्सीजन का मतलब, एफिनिटी का मतलब सीधा मतलब होता है कि लव आप कर सकते हैं, प्रेम आप कर सकते हैं, प्रीति आप कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रति जिस मेटल की चाहत ज्यादा है वो दूसरे मेटल के ऑक्सीजन को खींच लेगा, मामला यही होता है, इसका केमिकल पॉइंट यही है। अब इसको आप देखिए, द मेटल which has more affinity, which has more affinity, सिंपल वर्ड दे आपके समझने के लिए, फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, snatches oxygen from the metallic oxide, ये मेटालिक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको वो छीनेगा जिसका ऑक्सीजन के प्रति प्रेम ज्यादा है। अभी इसको मैं हिस्ट्री में लाके आपको नहीं समझाने वाला हूँ, हालांकि लाइव क्लास होता तो मैं हिस्टोरिकली इसको आपको समझाता। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो मेटल है जिसकी ऑक्सीजन के प्रति चाहत बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है उससे ज्यादा अगर वो चाहता है ऑक्सीजन को, तो उसका ऑक्सीजन वो छीन लेता है। अब एग्जाम्पल में बड़ा ही सिंपल यहाँ आते हैं, जैसे Cr2O3 या क्रोमियम ऑक्साइड, अगर आप इसको एल्युमिनियम के साथ हीट करो तो यहाँ क्या, एल्युमिनियम का चाहत ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा है, तो ये इसका ऑक्सीजन को छीन ले जाएगा।
तो छीन जाएगा तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा और इज इक्वल टू ट्वाइस ये आपको मिडल निकल रिड्यूस हो गया। तो ये जो मिडल आपका यहाँ रिड्यूस हो चुका है इसे ही हम लोग क्रूड मिडल कहते हैं। क्रूड मिडल ये टर्म बार बार आपके सामने आ रहा है और बार बार मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ इसलिए कि आप समझेंगे क्रूड मिडल का मतलब क्या होता है। क्रूड मिडल भी मिडल ही है लेकिन उसकी प्योरिटी का लेवल कम है। ये ज्यादा से ज्यादा 95 प्लस ही ये प्योर होता है, उसके अलावा इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा हमको। तो ये हमें यहाँ पे इस रूप में आप Fe2O3 अगर ये कंपाउंड है आप इसका कार्बन के साथ अगर हीट करें तो क्या बनाएगा, ये Fe बना देगा और फिर यहाँ 3CO आपको बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं 2Fe। तो यहाँ क्यों रिडक्शन होगी, इसलिए कि जो ऑक्सीजन के प्रति चाहत है आयरन की उससे ज्यादा चाहत कार्बन के पास है, इसलिए उसने क्या किया, कार्बन अपना ऑक्साइड बना लिया और इसके ऑक्सीजन को Fe के ऑक्सीजन को छीन लिया। ये इसका केमिकल पॉइंट है। अब केमिकल पॉइंट के साथ एक बात और होती है कि ऐसा कोई केमिकल पॉइंट क्यों बन गया। ये केमिकल पॉइंट जो कुछ भी बना है उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको सोचने का तरीका साइंस में कहां से मिला, इसके लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट इसको लगाते हैं और इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, अब ये जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये बताएगा कि उसकी चाहत किस मेटल की चाहत ज्यादा है किसकी कम है, इसका अंदाजा थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट देगा। और जिस स्केल पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा वो स्केल क्या है, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, इस पर हम लोग जज करते हैं इसको। ये गिब्स एनर्जी हम नहीं कर सकते, इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, फ्री एनर्जी जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हो। तो ये जो डेल्टा जी अगर ये नेगेटिव होता है प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब ये चीज है, यही हम लोग इसका जजमेंट लेंगे। तो अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रति उसका प्रेम ज्यादा है तो उसके ऑक्साइड फॉर्मेशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या बड़ी होगी, ज्यादा नेगेटिव होगा। हम लिखते हैं if a metal has more affinity for oxygen in the reaction of oxide formation, its delta Z negative value will be more। ठीक है, ये जजमेंट है जहां से हम लोग इसका जजमेंट लेते हैं कि कितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस। अब जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अब जैसे हम लोग क्रोमियम का केस देखते हैं तो Cr+O2 अगर इसके रिएक्शन को बढ़ाए तो Cr2O3 ये फॉर्मेशन दे रहा, फिर एल्युमिनियम का रिएक्शन देते हैं, एल्युमिनियम+O2 इक्वल टू Al2O3 ये मिल रहा है। अब यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू मान लिया जाए क्या -x है और इस जगह पर डेल्टा जी की वैल्यू -y। तो एल्युमिनियम रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा किस पर डिपेंड करता है, ये y के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ अब यहां मैं इफ नहीं मैंने तो उस केस को देख लिया, सिंस -y is greater than -x, so aluminum will reduce chromium, इसलिए ये क्रोमियम को रिड्यूस करेगा। तो ये बात मार्केट की है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू ऑक्साइड फॉर्मेशन का जिस मेटल में ज्यादा नेगेटिव होता है इसका मतलब है कि उसका एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है और कल हम लोग एलिंगम डायग्राम इस पर पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट पर खींचा हुआ डायग्राम है जो ये बताएगा कि रिडक्शन टेक्निक मेटलर्जिकल प्लांट्स में कैसे डिसाइड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।